हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन ढेर सारी खबरें हैं बाजार में आपके लिए ट्रेड करने के लिहाज से। सुस्ती के साथ संकेत, हल्की रिकवरी निचले स्तरों से, रेंज क्या रहेगी, ट्रेड क्या रहेगा और वीकेंड के पहले कैसी करनी है आपको अपनी पोजीशनिंग, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, व्हाइट इज द कलर ऑफ पीस। हाँ, कोशिश तो यही है, ग्रीन और ऑफ वाइट समझ लीजिए जो भी है, लेकिन हाँ कोशिश तो यही करें कि थोड़ी शांति हो जाए दुनिया भर में। हाँ, मैं तो चाहता हूँ आपसे भी ले, क्योंकि मतलब कुछ अच्छा सुनने को मिल नहीं रहा जी। अच्छी बात यह है कि बाजारों का उतना रिएक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। ढेर सारा एक्शन है, पहले देख लेते हैं आज के संकेत क्या क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आग में घी डालने के लिए दुनिया भर के बाकी सारे देश भी लगे हुए हैं, तैयार हैं और कर भी रहे। इसी की वजह से इस साल की सबसे बड़ी गिरावट कल अमेरिका में दिखी, डाउ में, नैस्डैक में नहीं, डाउ में। सोना मजबूती दिखा रहा है, जो कि आमतौर पर अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जब तनाव हो दुनिया भर में तो सोना $1900 के पार पहुंचा है 8 महीने के बाद। तो आज यहाँ 51,000 के पार पहुंचने की तैयारी पूरी है और बहुचर्चित ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। देश में आगे चलते हुए जिस तरह से फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसकी दशा दिशा बदलने की तैयारी में है। इस पॉलिसी के चलते बड़ा एक्शन यहाँ पर भी है। तो ये है आज के बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर हमें आज दिन भर एक्शन दिखाना है। दीप, बिल्कुल सर, तो काफ़ी सारे संकेत हैं जिस पर हमें एक्शन आते हुए दिख सकता है। बड़ी बात से ही करते हैं शुरुआत सर। हर 24 घंटे में स्थिति, बल्कि हर 2 घंटे में स्थिति इस समय बदल रही है। कुछ और भी कल शाम को डेवलपमेंट्स हुए। तनाव ये तो एटलीस्ट कम होने का तो कोई संकेत अभी नहीं दिखा रहा है, कैसे देखें? 2-3 चीजें हैं जो ओवरनाइट हुई है। और एक तो ये है कि दोनों देशों की तरफ से, रूस और यूक्रेन की तरफ से आए कि वो विवादास्पद इलाके में दोनों की तरफ से थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई है, हल्की फुल्की छोटी मोटी, जैसा कि हमारे और चीन के बीच में डोकलाम में नहीं होती थी, लगभग उसी तरह की। बहुत बड़ी नहीं, जिस लेवल का उनका तनाव उस लेवल की नहीं, लेकिन छोटी मोटी हुई है बीच बीच में। एक ये खबर है। दूसरी खबर ये जो आई है वो ज़्यादा बड़ी है, वो अमेरिका से आती हुई दिखी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल भी तैयार नहीं है मानने के लिए कि रूस युद्ध नहीं करेगा। उनका पूरा पक्का विश्वास है कि रूस आगे बढ़कर युद्ध करेगा और इसके लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि युद्ध न किया जाए। साथ ही यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उन्होंने भी रूस को आग्रह किया है कि आप युद्ध से पीछे हटे। सो जब युद्ध नहीं करेंगे ऐसा रूस कह रहा है, लेकिन न यूएन मानने को तैयार है न यूएस मानने को तैयार है। तो दोनों ही एक बड़ा देश और एक बड़ी संस्था, दोनों ये मान रहे हैं कि शायद कहीं कहीं रूस के मन में युद्ध करने का इरादा है। तो अब आपके और हमारे ऊपर है कि हम किस पर भरोसा करें, रूस और यूक्रेन पर जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या फिर यूएन और यूएसए पर जो कह रहे हैं कि करना चाहते हैं। सो हमें नहीं पता कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ पता है कि सब कुछ ठीक भी नहीं हुआ है और सब कुछ खराब हो गया हो वैसा भी नहीं। हमारा पॉइंट सिंपल है, या तो दीप ऐसा है कि हो जाए, दोनों तरफ से जो लड़ना करना कर जाए और जिसको बीच में कूदना है कूद जाए। देखिए, युद्ध होने की संभावना है कम 2 वजह से। पहली वजह तो ये कि अगर होना होता तो अब तक कर ही देते थे। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका को भी पता है कि अगर मैं कूदूंगा तो उधर से चीन भी कूदेगा, तो ये बड़ी सिचुएशन बन सकती है। लड़ना किसी को नहीं है, अल्टीमेटली सबको अपने हथियार बेचने हैं। अगर वो हथियार बिक जाता तो काम हो गया, पर्पस तो उतना ही है, ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि ये पोस्चरिंग रहेगी, थोड़ा इसी तरह से एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, ये सब करने की कोशिश होगी, लेकिन शायद लड़े ना। फर्ज करें लड़ लिए, ऐसा होना नहीं है, लेकिन फर्ज करें लड़ भी लिए तो ठीक है। एक बार लड़ लिए, जैसे युद्ध शुरू होगा आप बॉटम बनाने की प्रोसेस में आ जाएंगे मार्केट के लिए। हाँ, उस दिन या उसके एक आध दिन तक जो भी नीजर रिएक्शन होना है आपका वो हो जाएगा और वहां से कम आपके एक स्ट्रेस खत्म कि भाई ठीक है। जैसे अमेरिका में है ना कि भाई ब्याज दरें बढ़ाने का स्ट्रेस, तो वो एक बार हो जाए तो पता चलेगा हाँ भाई हो गया। सेम चीज यही है, एक बार होना है हो गया। सो मेरा मानना ये कि अल्टीमेटली जरूरी नहीं कि आज हो कल हो कब हो, लेकिन युद्ध होगा तो हम गिर के बढ़ेंगे। नहीं हुआ और एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए सबकी तरफ से कि नहीं भाई हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये फाइनल है, सेनाएं पीछे हट रही है, बातचीत करेंगे, और उसको नेटो भी मान ले, उसको यूएन भी मान ले, यूएसए भी मान ले, और ये सारी चीज़ हो जाए तो वैसे ही बढ़ जाए।
सो दोनों चीज में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट पॉजिटिव होना है, क्योंकि ये पहला और आखिरी मौका नहीं है दुनिया में युद्ध होने का। करेक्ट सर। इसके पहले के मैंने कई देखे लाइव ईरान इराक के जमाने से। हर बार हुए, उसके बाद हर बार हाइज बने। तो ये थोड़े दिन की टेंशन है, थोड़े दिन की वॉलेटिलिटी है। अपने आप को अपने को इससे बचाना, बजाय ये अंदाजा लगाने के क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, कितना हो सकता है, इसका किसी को पता नहीं, हमें तो नहीं पता। तो हमें सिंपल ये चीज, ये जो टफ टाइम है, टर्बुलेंट टाइम है, उतार चढ़ाव वाला समय है, कहते हैं कि वो जब आप फ्लाइट कर रहे हो, बोलता है पायलट की एयर टर्बुलेंस है, बेल्ट बांध दो। करेक्ट सर। तो अपना बेल्ट बांध के रखो, हिलो डुलो मत, कुछ ना करो, देखो, एंजॉय करो, ये ज्यादा ठीक। बिल्कुल। और आप भी 2-3 दिनों से बता ही रहे हैं वॉलेटिलिटी से कैसे कोई रहा है ना, कोई डेटा काम नहीं आता, ये ऐसे माहौल में कोई काम नहीं आता। हम देने के लिए देते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी वाली बात है, क्योंकि न्यूज कभी भी कुछ भी आ जाए, ये लो जी और न्यूज आ रही है आपके लिए। अगले हफ्ते अमेरिका और रूस के बीच में बैठक होने के आसार आ रहे हैं ना, तो बैठक किस लिए करेंगे? बातचीत करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, और क्या है। अगर यूक्रेन पर हमला नहीं हुआ तो हमला होने के चांसेस तो कमी, तो अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। और यही वजह शायद ग्लोबल मार्केट थोड़े रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कल अमेरिका में जो डीप हुआ है जी, जो ये साल का सबसे बड़ा फॉल है, इस साल का 6 हफ्तों का, 7 हफ्तों का, 6-7 हफ्तों का 600 पॉइंट का। इसमें एक से ज्यादा वजह, नेचुरली एक वजह तो वैसे तो कल हम बंद हुए तो 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे था ही, करेक्ट। सो उस लिहाज से कमजोरी वाला सेशन तो हम आशंका कर ही रहे थे, लेकिन जो कमजोरी हुई कहीं ज्यादा हुई है। अब जिन लोगों को है ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को हमारे यहाँ 100, 150, 200, 250 पॉइंट इंट्राडे निफ्टी के फॉल या अपसाइड से दिक्कत होती है, उनको अमेरिका देखना चाहिए। अमेरिका मदर ऑफ ऑल मार्केट, इतना बड़ा मार्केट, लिक्विड मार्केट, डीप मार्केट है, वहां पर अगर इस तरह के बड़े बड़े मूव रोज आ रहे हैं जी, तो इससे समझना चाहिए कि, और जबकि वहां की कंपनियों की कमाई उसको लेकर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हमारे यहाँ तो कॉन्फिडेंट ही, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर अमेरिकी मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब क्लियर है कि ब्याज दरों का जो खतरा है वो बढ़ने का बढ़ ही रहा है। 3 बार से 6 बार के अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। सो दोनों चीजें कल एक साथ आ गई। एक तरफ प्रेसिडेंट का बयान, जो बाइडेन साहब का, दूसरी तरफ फिर से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा। तो दोनों ही लिहाज, ये बुलार्ड साहब बार बार क्यों बोलते हैं? ये सबसे अग्रेसिव मेंबर फेड के यही है। उनका स्टेटमेंट कल फिर आया कि जुलाई तक के पहले 1% बढ़ जाएगी, और वहीं से अमेरिकी बाजार बहुत जोर से गए आखिरी आधे पौन घंटे में। तो ठीक है, अब ये खबरें रहेगी, इनके साथ ही जीना, इनके साथ ही चलना है हमें, और तो कोई खास बात है नहीं। अच्छी बात है कि अमेरिकी फ्यूचर्स अब 150 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं। एएफपी के हवाले से जो ये खबर आई, ये खबर बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और रूस में बातचीत, तो बेसिकली अब इससे एक चीज समझनी चाहिए, यूक्रेन तो मोहरा है जी, असल तो अमेरिका है। नहीं तो अमेरिका को बात करने की जरूरत, यूक्रेन ही करेगा ना भाई बात। करेक्ट। हाँ, तो वो वाला है कि ये नॉन प्लेइंग कैप्टन है ना, बोले मैदान में तुम खेल में रहूंगा, वैसा वाला हाल है। असली पावर जो है, असली पावर उधर से। तो अच्छा है, चलिए बातचीत होगी। और हो सकता है रशिया को भी अगर अपनी ऐसी पोस्चरिंग करनी, और जब अमेरिका सामने से इस तरह की पोस्चरिंग करे कि हम बात करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि वीकेंड निकल जाएगा शांति से, ठीक से निकलना चाहिए। चलिए आशा करते हैं। वैसे उससे पहले पूरा ट्रेडिंग सेशन है हमारे सामने, तो खबर पर तो हमारी नजर रहेगी, और कल के जैसे आज भी कोई भी बड़ी खबर सबसे पहले आप यहीं पर देखेंगे, कंफर्म और वेरीफाइड। अच्छा सर, हमारे बाजारों की भी एक बार बात कर लें, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी के बीच, इतने सारे संकेतों के बीच, अच्छी बात है कि 16,800 से सपोर्ट 3 बार हम ले चुके हैं, पर ये क्या वापस थोड़ा कंजेशन जोन इन लेवल्स के आसपास आप देख रहे हैं? क्या राय है? कहना मुश्किल है, मतलब क्या अंदाजा लगाएं, अगले 15 मिनट का ही नहीं पता। अच्छा, अभी अपन जब अंदर आए, अपने को पता था ये खबर आएगी? नहीं। हाँ, और जिसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इतनी खबरें देख आ रहे, मतलब व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जिसकी मर्जी आए जो डाल रहा है, जिसकी मर्जी आए जो वीडियो डाल रहा है, कहाँ से निकाल के। करेक्ट। मतलब जैसे कि एक हमारे दर्शकों को कहना भी चाह रहा हूँ, आपका उत्साह अप्रिशिएट करते हैं, आपका प्रेम हमारे प्रति अप्रिशिएट करते हैं कि जल्दी जल्दी से अनिल जी ये देखो ये वीडियो, अनिल जी ये देखो यहाँ ये खबर है। आपको क्या लगता है हम न्यूज़ के बिजनेस में, हमारे पास में नहीं भाई साहब है, लेकिन कोई भी खबर ऐसे ही चलाने वाली नहीं होती।
जब तक कि कंफर्म ना हो या जब तक कि ना रिलायबल न्यूज एजेंसी से ना आए। हमारे हम किसी के व्हाट्सएप पे कैसे चला सकते हैं? मैं दीप के व्हाट्सएप पे खबर ना चलाऊं। करेक्ट। दीप मेरे व्हाट्सएप पे ना चलाए, भले मैं दूं, जब तक कि हम कंफर्म ना करें। तो हम कोशिश ये करते हैं कि या तो कोई अच्छी इंटरनेशनल एजेंसी है कि भाई ब्लूमबर्ग हो गया, रॉयटर्स हो गया, इस तरह से कोई आए, या फिर किसी देश के प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से आए, करेक्ट सर, है ना, या फिर वहाँ की जो प्रॉपर न्यूज एजेंसीज हैं, वेरीफाइड न्यूज एजेंसी जैसे स्पुतनिक है, तो वो ऐसे ही नहीं डालेंगे, है ना। तो वो चीजें होनी चाहिए, तब हम चलाते हैं। तो आपके पास आती है, उसके पहले हमारे पास भी आ जाती है, हमारे पास होती है। लेकिन जब तक हम उसको कंफर्म नहीं करते हैं, देख न लें, पढ़ न लें। और कई बार तो आजकल एक नई समस्या जो हो रही है वो मैं बताऊँ आपको, कि खबर सुबह आती है, दोपहर में आती है और वो रात की होती है। करेक्ट। 12 घंटे पहले ही खबर वापस रिसाइकल होकर आ जाती है। हमको लग रहा है यार ये वापस वो समझना फिर मुश्किल होता है कि क्या नया उसमें नया क्या है, पुराना ही। तो इसलिए हम हो सकता है हम कोई खबरों को लेट चलाएं, लेकिन लेट गलत चलाने से बढ़िया लेट चलाएं या ना चलाएं। तो इसलिए हम थोड़ा सा वो प्रिकॉशन लेकर चलते हैं। तो हमें पता है जो खबरें आ रही क्या हो रही। लेकिन जहाँ तक मार्केट का सवाल है दीप, अंदाज लगाने की कोई गलती करनी नहीं चाहिए। एक चीज जो अच्छी दिख रही थी वो ये कि इन खबरों के बीच में जितना हम खराब हो सकते थे उतना खराब नहीं हो रहे, यही नहीं हो रहा। हाँ, ये इंडिकेशन बराबर आ रहा है कि हम खराब नहीं हो रहे। 17,300 को पिछले 4 दिन से एक दिन छोड़ दीजिए, 5 में से 4 दिन आप 17,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। यस सर, करेक्ट। सो कम से कम थोड़ा कंफर्ट तो है मार्केट में। अब देखते हैं आज हफ्ते के आखिरी दिन क्या होता है। बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छा संकेत आया। डाउ फ्यूचर्स अब लगभग 150 पॉइंट ऊपर हो चुके हैं। तो ये खबर अच्छी है कि बस बातचीत का रास्ता खुले ना, ये बड़ी बात है। एक बार मिले बात के, और मैं फिर कह रहा हूं कोई सोमवार को मिलिए मान लीजिए, तो कोई सोमवार को सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा। करेक्ट। एक बार मिलके, अगर एक बार मिलके इतना आसान काम होता और इतना सॉल्यूशन आ रहा तो यहाँ तक कि क्यों पहुंचते। करेक्ट सर, है ना, फिर तो वैसे हो जाता है। सो मिलेंगे 2, 5, 10, 15, 20 बार, फिर आराम से निकालेंगे। तब तक ये हो जाए कि भाई लड़ना नहीं है, बात करेंगे बस, उतना ही काफी बाजार नहीं काफी। ठीक है, तो चलिए बाजार के एक्शन पर हमारी नजर है, ग्लोबल मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजर है। बताएं सर, फिर आज आप क्या देख रहे हैं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव रखे थे मैंने कल अमेरिका को देख के। नेगेटिव न्यूट्रल जो रखना है रख लो आपके हिसाब से। किसी भी वक्त ये संकेत कोई भी किसी भी तरह पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी। एफआईएस के संकेत इंटरेस्टिंग है दीप। यस सर, हम विस्तार से बात करेंगे। न्यूट्रल हुए हैं नेगेटिव से, बिल्कुल। डीआईस के संकेत पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गए। सेंटीमेंट कॉशियस है, थोड़ा सा न्यूट्रल से हल्का सा थोड़ा सावधानी वाला ज्यादा हो गया। ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। 17,050, 17,150 तुरंत प्रभाव से बड़ा सपोर्ट जोन आपके लिए निफ्टी पर। वैसे इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, गए तो 16,800, 16,875, जहां पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए और लॉन्ग भी बनानी चाहिए। ऊपर में 17,300, 375 जहां हम बंद हुए, ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। उसके पार 17,450, 17,500, बड़ी तेजी 17,500 को पार करके टिके तो ही बनेगी। बैंक निफ्टी 36,825, 37,000, ये तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है, 500 पॉइंट नीचे है। और इसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं, गए तो 36,650 का लो बनाकर हम रिकवर हुए थे। तो 36,500, 36,650 वो आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। ऊपर 37,750, 37,975, हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। 38,050 से 38,025 से 38,200, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन आपका निकल कर आता है। तो बेसिकली 38,000 के ऊपर, 38,200 के ऊपर आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। ये आपके लिए सपोर्ट जोन और रुकावट के जोन। ठीक है सर, दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आप देखें। 17,300 पर हम बंद हुए, मैं वहीं से गिन रहा हूँ आपके लिए लेवल। 17,250, 17,200, उसके बाद 17,150, 17,125, ये 2 और लेवल हैं। 17,050, 17,000, 16,875, 16,825, ये सारे आपके सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ। 16,825, 16,809 का हमने लो बनाया और वहाँ से हमने रिकवरी देखी है 16,490 तक की, ठीक है ना। तो इसलिए 16,825 उसके थोड़ा सा ऊपर का ये लेवल है। ऊपर कितना जा सकते हैं और ऊपर के लेवल्स क्या है? 17,325, 350, 375, ये 17,300, 375 की रेंज बहुत क्रूशियल हो रही है बार बार क्लोजिंग के लिहाज से भी। और यहाँ पर इसके पार 17,425, 450 कल का हाई है 450, और 17,490 परसों का हाई है, वहां तक है। 17,500 के ऊपर निकले तो फिर फ्रेश तेजी के संकेत आएंगे। तो फिलहाल जो दिख रहा है दीप वो ये दिख रहा है 17,200, 17,500 इंट्राडे रेंज बनकर इसमें वॉलेटिलिटी होती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या होता है, इस रेंज को पार करते हैं या आज भी पूरा दिन इसी रेंज में हम रह जाते हैं। ठीक है सर, बैंक निफ्टी पर? बैंक निफ्टी हम बंद हुए 37,530 पे। सो 37,500 राउंड फिगर में मान लीजिए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनेगा 37,325, 225, 37,150, 37,050, यहाँ तक तो ठीक है। समस्या अगर इसके नीचे जाते तो शुरू होती है
और जो फॉल हमने देखा था उसमें 36,925, 36,825 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अगर आज के लिए मुझे आप बैंक निफ्टी में पूछोगे तो ये रेंज है 36,825, 36,925 की, ये 100 पॉइंट की रेंज है। और 36,650 अगर कोई अनहोनी हो गई तो वहाँ तक जाने की संभावना। ऊपर 37,531 से गिनिएगा, 37,650, 37,750, 37,800 और 37,975, यानी कि 38,000 तक की। 38,000 के ऊपर सेल जोन शुरू होता है तो 38,025, 38,200 और 38,350 ऊपर के लेवल्स मानकर चलें। बहुत आप ज़्यादा सोचें तो 38,500 तक का गिन लें, बट इतना काफ़ी है। 38,500, ठीक है सर। बताएं सर, जो कल का डेटा है एफआईएस की पोजीशनिंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हमने देखा है। धीरे धीरे करके रोज हमने देखा है वो 43% से अब 58% तक आ गई। दीप, दो चीज़ें हैं डेटा के साथ मिलाकर मैं यहाँ पे आपको बता दूं। कल के डेटा में 1242 करोड़ की कैश में बिकवाली है, ठीक है। 890 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं और 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर, यानी 900 करोड़ समझ लो, दोनों जगह स्टॉक्स और खरीदे हैं, और बिकवाली 1242 करोड़ की। तो नेट अगर आप डायरेक्शनल तौर पर देखेंगे तो एफआईएस की खरीदारी है, है ना। हाँ। लेकिन वो खरीदारी इसलिए कम काम की क्योंकि खरीदारी आपको कैश मार्केट में चाहिए जो कि लंबी होती है, वायदा कारोबार के एडजस्टमेंट होते हैं, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट काटी है, थोड़ी बहुत फ्रेश खरीदारी एफआईएस ने वहां पर की है। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़े दिनों बाद नेट खरीदारी का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से, और इसलिए हमने न्यूट्रल रखा है। ये अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन इस पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव और आ रहा है। भले हल्की पोजीशन हो, लेकिन अगर एफआईएस इंडेक्स लेवल पर 58% तक लॉन्ग पहुंच चुके हैं, जो 28% थे सीरीज की शुरुआत में, राइट, याद है आपको 28% पे हमने सीरीज की शुरुआत की, तो फिर आपके लिए वो कंफर्ट नहीं रहता। तो अब यहां पर आकर एफआईएस इंडेक्स और खरीदेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे या लॉन्ग करेंगे, इसकी संभावनाएं कम होती है। सो अब इस डेटा का मतलब ये निकालना चाहिए कि यहां से इंडेक्स को लेकर एफआईएस की तरफ से तेजी की उम्मीद न करें। अगर खरीदारी होगी तो स्टॉक्स में होगी, क्योंकि स्टॉक्स में ओवरसोल्ड है अभी भी एफआईएस। करेक्ट सर। अब वो स्टॉक्स की वजह से इंडेक्स बढ़ सकता है। इंडेक्स बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं। एक, इंडेक्स में ही आप खरीदारी करें, तो नेचुरली जो आर्बिट्राज करता है, आपको इंडेक्स लेना, तो इंडेक्स और कैश के स्टॉक्स में जो आर्बिट्राज में डिफरेंस होता है, तो लोग अपने आप डिलीवरी खरीदेंगे। करेक्ट। दूसरा, आप इंडेक्स नहीं खरीद रहे हैं, आप सिर्फ स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आपका इंडेक्स अपने आप बढ़ेगा, तब आप लॉन्ग इंडेक्स पे नहीं हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग आप स्टॉक्स पे हो रहे हैं, तो दोनों हो सकता है बाजार के बढ़ने के लिए। तो इंडेक्स के लेवल से जो लॉन्ग होने का या बाजार के नहीं गिरने का जो कंफर्ट आपको चाहिए था, वो एफआईएस से गया। अब 58% के आसपास ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब उम्मीद इस बात की रखनी चाहिए अगर आए तो, कि क्या स्टॉक्स एफआईएस खरीदते रहेंगे। अगर स्टॉक्स खरीदते रहेंगे तो आपका इंडेक्स मैनेज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से नेगेटिव यही है कि अगर एफआईएस इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन पर 58% पर पहुंच गए तो ज़्यादा कुशन लॉन्ग बनाने का बचा नहीं है। ठीक है। पीसीआर सर? पीसीआर थोड़ा सा बढ़ा है 1.14 पर, ओवरबोट नहीं है लेकिन उतना कंफर्टेबल भी नहीं है, न्यूट्रल साइड पे या कि और शोर तो खैर होना ही नहीं है। सो बैलेंस्ड है, हल्का सा हायर साइड पर है 1.14, बट लोअर पोजीशन पे था तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। कल वीकली एक्सपायरी हो भी चुकी है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ज़्यादा कंफर्टेबल है, 0.75 पर बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, तो वहाँ पर अभी भी कंफर्टेबल। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा ओवरसोल्ड के नज़दीक है, निफ्टी हालांकि नहीं है, तो ये आपके लिए पुट कॉल रेशियो। और विक्स फिर से 7% बढ़ के आया, होना ही था, वो तो होना ही था, इतनी वॉलेटिलिटी में तो बढ़ेगा ही। ठीक है सर, अब बताइए मौजूदा पोजीशंस क्या करना है आज? मौजूदा पोजीशन में दीप 17,200 का इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप्स, कल भी यही दिया था, आज भी यही है जी। कल 17,235 से आप घूम गए, नहीं ट्रिगर हुआ, आज भी यही रखेंगे। ओके। बैंक निफ्टी का भी कल जो स्टॉप लॉस दिया था दीप, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। 37,300 इंट्राडे और 37,500, 37,400 इंट्राडे दिया था और 37,500 क्लोजिंग दिया था। कल 37,425 से घूम गए, इंट्राडे आपका ट्रिगर नहीं है, वो भी आखिरी 5 मिनट में। करेक्ट सर। 37,500 क्लोजिंग बेसिस पे आपका ट्रिगर नहीं हुआ, 37,531 बिल्कुल परफेक्ट स्टॉप लॉस था कल, जिसके बेहद करीब जाकर आप रुके। अब आज क्लोजिंग वाला सेम रखेंगे 37,500, इंट्राडे थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ 37,300 का। ओके, ये आपके लिए स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर। शॉर्ट पोजीशन थोड़े स्टॉप लॉस नीचे खींचे मैंने, क्योंकि मैं इसलिए नीचे खींच रहा हूँ शॉर्ट में स्टॉप लॉस, उसका रीजन है दीप कि ये जो खबर आई है देखो, ठीक है। अब अगर इस खबर के दम पर कुछ और अच्छे 1-2 स्टेटमेंट आ जाए तो हो सकता है बाजार भाग भी जाए। भाग जाए तो फिर आपको शॉर्ट साइड पे भी लंबी रिस्क नहीं रखनी, ठीक है ना। 17,500 इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा और 17,400 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो भी आपको काट लेना है।
फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे और लंबा रखना है तो 17,500 रखो, लेकिन अगर 4 दिन से आप 17,300 के नीचे बंद नहीं हो रहे, 17,400 के ऊपर बंद नहीं हो रहे, एक्सेप्शनल एक दिन वो हटा दो, उसको मैं एक्सेप्शन मान रहा हूँ, तो इसका मतलब 17,300 के नीचे बंद होने पर आप खराब होंगे, 17,400 के ऊपर बंद होने पर आप थोड़े बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर 17,400 के ऊपर क्लोज होता है तो एक बार आप अपनी शॉर्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि सोमवार को पता चला कुछ अच्छा आ गया गैप से खुले तो आज हमको स्टॉप लॉस छोटे रखने, ये बात निफ्टी के लिए, लेकिन ये बात बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। करेक्ट, दोनों के लिए अलग अलग है, वहां के डेटा अलग है। अब मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ। बैंक निफ्टी पे दीप आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 38,200। ओके, सीधा एक ही है, इंटरडे दूर है 700 पॉइंट, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। छोटा रखना हो, कोई 38,000 रखे तो रख ले, बस 38,200 ही सही स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है। कम से कम इंटरडे तो 38,200 ही है, बाकी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से रखें, जितने रिस्क लेने की ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना मार्क टू मार्केट है। लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी में छोटा स्टॉप लॉस दूंगा, ट्रिगर हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे हो गया, फिर आपको लगेगा ये क्या हो गया। तो अपने इसमें एक फॉर्मूला और लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए स्टॉप लॉस सूटेबल नहीं है और इतनी रिस्क के साथ मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको है ना करना ही नहीं चाहिए ट्रेड, छोड़ दो। और एक और चीज़ जो कहना चाहता हूँ, आजकल 1-2 दिनों में इस तरह के माहौल में जो भी ट्रेडर्स फ्रेश पोजीशन लेते हैं, है ना, पहली चीज़ उनको दिमाग में रखी लेना, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, और वो होना ही चाहिए, लगाना भी चाहिए। और दूसरी चीज़, ट्रेड लेने के पहले ये मान के चलना कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। करेक्ट, तब आप स्टॉप लॉस सही लगाओगे। 100% होगा ये मान के चलना। 100 नहीं मान लो, चलो 90% बस, लेकिन होगा। हाँ, ये होना ही है, क्योंकि आप ट्रेड ये सोच के लेते हो कि मेरा सब कुछ ठीक होगा नेचुरली, नहीं तो आप लोगे क्यों। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इस वक्त ऐसा है ना कि आपको ये मान के ही चलना कि मेरा होगा। उस सिचुएशन में आपको सोच के रखना है मेरे को स्टॉप लॉस कितना, मेरे को ट्रेड नुकसान कितना करना है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो रही मौजूदा पोजीशंस की बात। नई पोजीशंस के लिए क्या देखो, नई पोजीशन में अगर कोई खराब खबर आ जाए, कुछ हो जाए, युद्ध हो जाए, कर जाए, भगवान जाने कुछ हो जाए, तो फिर ये वाली आपके लिए खरीदारी करने की राय जो निफ्टी की है वो 16,800 16,875 की रेंज में, यहाँ से 500 पॉइंट। हाँ बिल्कुल, ये एक्सट्रीम सिचुएशन में, अननोन सिचुएशन में बहुत कुछ खराब हो जाए तो 16,750 स्टॉप लॉस होगा। 17,000 17,050 17,100 150 17,200 250 ये फाइनल टारगेट। ये खाली एकेडमिक पर्पज से है ना भाई, एग्जाम में क्या आएगा ये पता थोड़ी होता है। और ये पता होता तो फिर आप वो 10 ही सवाल पढ़ के जाओगे और उसमें से बेस्ट ऑफ 5 करना है ना। लेकिन आप पूरी किताब क्यों पढ़ते हो, पता नहीं कब कौन सा आ जाए, भरोसा थोड़ी है। तो ये वो वाला है, भरोसा नहीं आ जाए उस हिसाब से पढ़ के रखना है। ठीक है, नहीं आए तो अच्छी बात है, हाँ तैयारी होनी। दूसरा तरीका ये है जो बेहतर है, 17,050 17,150 की रेंज में आए तो वहां खरीदिए, ठीक है, और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 16,975 का। टारगेट ऊपर जो बनेंगे दीप वो 17,200 250 के होंगे, 300 350 मीडियम टारगेट, 17,375 17,450 और 17,490 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। अगर ये मुझे पता होता रूस और अमेरिका बातचीत करने को तैयार, तो फिर मैं तीसरी रणनीति अलग से देता, जो ये होती कि 17,200 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, जो कल के लोस के थोड़ा सा नीचे, वो भी एक तीसरी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं कि 17,200 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, ऊपर में 350 375 टारगेट सारे के सारे यही होंगे। तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के साथ। अब जो बेचना चाहते हैं 17,425 17,500 के रेंज में आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस आपका 17,550 का होना चाहिए। 425 से सोचना शुरू करें, 500 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना बेहतर। टारगेट जो बनेंगे 375 350 300 ये 3 छोटे टारगेट हैं, 250 200 और 150 ये फाइनल टारगेट है अगर आप बिकवाली करना चाहते हैं तो। और एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर बिकवाली करना है कि भाई चलो मुझे तो अगर ऊपर मिल गया या ज़्यादा गैप से नहीं खुला नीचे और मुझे बेचना ही है, तो आप 17,425 के स्टॉप लॉस से भी कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलें कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा, उस लिहाज से ही आपको करना है, ये ध्यान में रखें। हाँ 17,250 200। एक चीज मैं बता देता हूँ, जब मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लिखता हूँ तो ये मान के चलिए कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस भी बहुत हाई है और वो आपको लगाने ही लगाने, नहीं लगाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। हो जाता है एग्रेसिव ट्रेडर्स को तो पक्का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, उसके बगैर तो अपने को करना ही नहीं है। 250 200 150 100 फिर 17,050 17,000 16,875 16,825 अगर कुछ खराब हुआ तो ये आपके लिए। लंबे समय बाद निफ्टी पर आपने दोनों तरह के ट्रेड्स दिए, क्यों? हाँ, अग्रेसिव के लिए भी दोनों और नॉर्मल के लिए भी, क्योंकि एक्चुअली दीप ऐसे ही दिख रहा है, मार्केट वैसा हो गया एक्चुअली, जहाँ कभी कभी एक ही तरफ का दिख रहा था तो हम एक तरफ का ही दे रहे थे। तो जब स्विंग मिल रही है आपको, दोनों तरफ मिल रहे हैं, तो फिर करना चाहिए। पहली चीज तो ये कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं
मैं अगर बोल दूं सबको कि आज आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या वॉल्यूम जीरो थोड़ी हो जाएगा करने वाले तो कर ही जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारा काम सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन दिखाना है जी। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा, सिंपल सी चीज। ठीक। आइए नई पोजीशन बैंक निफ्टी जी 36,825 36,925, ये मेरे को बहुत प्यारी रेंज दिखती है खरीदारी करने के लिए आज से। अगर आज इस रेंज में आए तो एक चांस जरूर लेना चाहिए, और वो चांस बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेना है, और वो सीधा सा है 36,750 का। ठीक है, ऊपर 37,150, 225, 325, 425, ये 3 टारगेट मीडियम वाले हो गए। बड़े टारगेट में 37,500, 650, 37,700 और 37,800 तक जा सकते हैं हम ऊपर की तरफ। एक मिनट, ये लास्ट वाला टारगेट 36,700 नहीं होगा, 37,700 और 37,800 होंगे। बैंक निफ्टी के आखिर के 2 टारगेट 37,700, 37,800 कर लीजिए। यहाँ तक ऊपर जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है, 37,700 और 37,800। ठीक है ना। जो लोग बेचना चाहते हैं 38,000 के जितना नजदीक बेचेंगे बैंक निफ्टी उतना बेहतर है। तो 37,975 से मूड बनाए बेचने का, 38,175 तक आप बेच सकते हैं। ये रेंज अच्छी है बेचने के लिए। ठीक है, 38,500 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का होगा। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, हाँ 38,500 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर है दीप, यही लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 37,800, 37,700, 37,650, 37,525 और 37,425, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। और एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी अगर आप बेचना चाहते हैं 37,850 के स्टॉप लॉस से बेचें, लेकिन वो तभी जब आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकें, नहीं तो छोड़ दें। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस हिसाब से ना भी बेचे एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे, तो ठीक है रेंज का इंतजार करते ये हटा भी दें, क्योंकि अगर खबरें थोड़ी बातचीत की अच्छी आ रही तो आप अपनी रेंज में आने दें, रेंज में आने पर ही बेचे। एग्रेसिव ट्रेडर वाली स्ट्रेटजी हटा दीजिए, सेल आपको अपनी रेंज में ही करना है, ज़्यादा बढ़िया है। डन सर, चलिए तो ये है आपके लिए सारी की सारी स्ट्रैटेजीज। बैन लिस्ट और छोटी हो गई सर, सेल भी अब बैन से बाहर आ गया, तो सिर्फ एस्कॉर्ट्स और इंडिया बुल्स बैन में बचे हुए हैं। मंथली एक्सपायरी का अब है आखिरी हफ्ता। वायदा कारोबार का डेटा सर, वहां से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए? देखिए 17,300 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग का भी खतरा है। करीबन देखिए ये मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में आपको 17,300 से लेकर 18,000 तक के पुट पर हर एक लेवल पर 10-20 लाख शेयरों की पोजीशन है। ठीक है, तो 17,300 के नीचे अगर आप जाते 17,200 के नीचे अगर आप जाते हैं तो आपके 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो आपके रिस्क पर आ जाते हैं। 1 करोड़ शेयर पुट राइटर्स 17 है ना, और 17,300 के नीचे जाते हैं तो 80 लाख शेयर पुट राइटर्स आपके रिस्क पर है तेजी करके। 17,000 का लेवल तोड़ते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर आते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 17,300 के आसपास इसको होल्ड करें। बड़ा लेवल 17,000 नीचे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है 47 लाख शेयरों का, और ऊपर की तरफ बड़ा लेवल 17,500 है जहाँ पर 38 लाख शेयर है। तो ब्रॉड रेंज 17,000 17,500 दिख रही है, और उसके बीच के लेवल्स अपने डिस्कस कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, 37,000 के आसपास हम 37,500 के आसपास हम बंद हुए हैं। ऊपर में 38,000 हल्की फुल्की रुकावट है, नीचे में 37,000 हल्का फुल्का सपोर्ट है। डेटा कम है। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का सेटअप। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स भी एक्शन में रहने वाले हैं, उस पर भी करनी है चर्चा। आइए हमारी रिसर्च टीम भी है तैयार, और जान लेते हैं आज के कुछ ट्रिगर्स, खबरें और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन देवांशी, वरुण और आशीष के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो नतीजों में कैश मार्केट में हुतामाखी इंडिया इसके नतीजे आएंगे, और आर सिस्टम्स इंटरनेशनल बहुत ही कम कंपनीज हैं अब जिसके नंबर्स बचे हैं Q3 के। एस्कॉर्ट्स आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, कुबोटा की इक्विटी शेयर के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर विचार होगा, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पे QIP पर बोर्ड की जो फाइनल प्राइस है उस पर आज बोर्ड की बैठक होते हुए दिखेगी। अंबुजा सीमेंट इसके नतीजे आए हैं, अनुमान से थोड़े से कमजोर नतीजे हैं, जो आए हैं वो 6% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 26% तक कम हुआ है, और मार्जिन आप देखिए 22% है, वहां से घटकर करीब 15% के आसपास आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 50% तक गिरा है इस बार, और जो एक्सेप्शनल घाटा था वो करीब 66 करोड़ पे आता हुआ दिखा। इसके साथ ही आप देखिए IOC, HPCL, कॉन्फिडेंस पेट्रो, NTPC, लिंडे इंडिया, IEX, ONGC, बॉश, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हाइड्रोजन पॉलिसी से इनको इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। इन सब पर आज आपको फोकस करना है, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पॉलिसी पेपर जारी कर दिया है। वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग जोन्स भी बनाए जाएंगे। जो अर्जी करने वाले होंगे उनके लिए सरकार
सरकार एक सेंट्रलाइज पोर्टल जो है वो बनाती हुई दिखेगी और जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस हैं उस पर भी काम यहाँ पे फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। सरकार जो है कंपनी को फ्री एक्सेस दे सकती है काफ़ी चीज़ों में और जो पावर मिनिस्ट्री है वो मुफ्त ट्रांसमिशन सेवा भी मुहैया कराती हुई दिखेगी। जो पावर एक्सचेंजेस हैं उसके ज़रिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बेचने के लिए सरकार आगे काम करती हुई दिखेगी। कोल इंडिया पर आपको नज़र रखनी है जहाँ पे कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल का ये बयान आया है। FY22 में 67 करोड़ टन शिपमेंट का लक्ष्य है। वर्तमान में वेज रिविजन के लिए 100 करोड़ प्रतिमास का प्रावधान किया जा सकता है। कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए भी कोल इंडिया का जोर है और FY23 में केपेक्स करीब 17,000 करोड़ रहने की उम्मीद फिलहाल की जा रही है। बुलिश आउटलुक फिलहाल कोल इंडिया पर चेयरमैन की तरफ से बयान आते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें वरुण के पास भी है। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर आपको नजर रखनी है क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जो याचिका दी थी वो वापस ले ली है। हीरो मोटोकॉर्प को ईवी के लिए हीरो नाम का इस्तेमाल करने के लिए भी जो याचिका इन्होंने की थी कि नहीं कर सकते, तो अब वो याचिका वापस लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 3 जज के ट्रिब्यूनल को कहीं ना कहीं अपॉइंट किया है और इस पूरे मामले को जो है अब वो देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, हीरो मोटो अब जो नाम है वो यूज़ कर पाएगा हीरो का ईवी के लिए, वो एक अच्छी बात है इन कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी ने जयपुर राजस्थान में नई स्टेट ऑफ आर्ट डीलरशिप जो है उसको शुरू किया है। करीब 30,000 स्क्वायर फीट के आसपास में फैला हुआ है ये पूरा डीलरशिप और फिजिटल रिटेल एक्सपीरियंस जो है वो देने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो एक नया कॉन्सेप्ट है। हिंदुजा ग्लोबल और NXT डिजिटल यहाँ पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि NXT डिजिटल के बोर्ड ने हिंदुजा ग्लोबल और NXT डिजिटल के बीच में जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसको मंजूरी दे दी है। जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो भी आ चुका है। NXT डिजिटल के हर 63 शेयर पर हिंदुजा ग्लोबल के बोनस के बाद 20 शेयर दिए जाएंगे। इसके अलावा ल्यूपिन पे नज़र रखेगा क्योंकि US FDA ने सप्लीमेंट नई ड्रग जो है वो एप्लीकेशन सोलोसेक का कहीं ना कहीं उपयोग करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी दी है। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। HAL पे नज़र रखिएगा क्योंकि आयकर विभाग ने R&D खर्च को केपेक्स में मानने के लिए अनुमति दे दी है। तो इसके चलते इस कंपनी को कुछ रिफंड मिलेंगे और कुछ फ़ायदा भी होगा। रिफंड जो इस कंपनी को मिलेगा असेसमेंट ईयर 2010-2011 के लिए वो करीब 710 करोड़ के आसपास है और असेसमेंट ईयर 2015 और 16 के लिए जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। 480 करोड़ से कम होकर करीब 110 करोड़ हो जाएगी। तो 370 करोड़ के आसपास का फ़ायदा कंपनी को वहाँ भी मिलेगा। और एक प्रमोटर बाइंग हुई है गति में। प्रमोटर्स ने 15 तारीख को हल्की फुल्की बाइंग की है। 0.008% के आसपास की हिस्सेदारी जो है बेची है, माफ़ कीजिएगा, खरीदी नहीं है, बेची है गति में। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा खबरें और जो प्रमोटर एक्शन हुआ है गति में उस पर भी आपको रखनी है नज़र रखनी है। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजे के बाद नेस्ले पर रिपोर्ट्स आई हैं। नतीजे तो अच्छे थे लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने सबने कहा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन का असर देखने को मिला और मार्जिन पर हल्का प्रेशर है। सीले से देखिए बिकवाली किराए को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। 17,370 रुपये का लक्ष्य दिया। 18,126 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो होल्ड किराए दे रहे हैं, लक्ष्य घटा है, हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं घटा है। 18,800 से घटाकर 18,600 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है। 15,712 रुपये के लक्ष्य लिए। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की राय दी है। 19,500 से लक्ष्य को बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं नोमिरा। ये खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 21,150 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट यहाँ पर भी नतीजा और कॉस्ट इन्फ्लेशन लागत खर्च में जो बढ़त आई इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। UBS जो है न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। 420 रुपये का लक्ष्य दिया है। 360 जो है कल की क्लोजिंग है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रखिएगा। ILSA के IPO से पहले अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस जो अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। CLA से देखें तो SBI लाइफ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। 1,600 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया। 1126 जो है क्लोजिंग है। मैक्स फाइनेंशियल्स क्योंकि इनके पास भी एक इंश्योरेंस कारोबार है तो CLA से जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1150 का लक्ष्य दिया है। 855 कल की क्लोजिंग है। ICICI प्रूडेंशियल पर CLA से खरीदारी किराए दे रहे हैं 660 रुपये के लक्ष्य के लिए। लेकिन क्रेडिट स्विस ने भी जो है इंश्योरेंस कंपनीज पर रिपोर्ट निकाली है और ये इस सेक्टर पर ज़्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे क्योंकि HDFC लाइफ पर देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग दी है। 593 की क्लोजिंग है। 675 का लक्ष्य दिया है।
आईसीआईसीआई प्रू पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 520 के लक्ष्य के लिए 518 ही कल की क्लोजिंग है। और अंत में एसबीआई लाइफ यहाँ पर भी देखें तो न्यूट्रल की राय दी है और लक्ष्य घटाया है 1285 से घटाकर 1140 कर दिया है। 1126 जो है कल की क्लोजिंग है। तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट सर आज तो कोई ऐसी दमदार रिपोर्ट है ही नहीं, मिली नहीं थी, है ही नहीं सर। यही मान लिया जाए फिर नेस्ले की नोमरा पे है वो, लेकिन उसके साथ ही नीचे वाली भी 15,700 का टारगेट भी दे रहा है मॉर्गन, तो पता नहीं ये किसकी सुने। ये भी आपको बुल वर्सेस बियर हो जाता है एकदम नहीं। और अंबुजा सीमेंट पे 420 का टारगेट है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं ये सारी की सारी, कोई खास बदलाव टारगेट्स में है नहीं। रिलायंस पे भी एक 1850 बोलता है मैक्वायरी, दूसरा 2850, ये भी और भाव बीच में एवरेज 2450 एग्जैक्टली बीच में। बढ़िया है। चलो, वी आर एज कंफ्यूज एज अर्लियर। चलिए तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट से। तैयार है पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या करना है आज, बाय सेल नोटा? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सेल करेंगे नोटा क्यों? अनिल जी नोटा तो कभी कभी प्रयोग करते हैं, मैं रोज रोज करूंगा तो सबकी आदत थोड़ी खराब हो जाएगी। तो मेरा नोटा नहीं है, मेरा सेल है। और बिकवाली की राय है एलेम्बिक फार्मा के अंदर, जिसके अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिला। समय का अभाव था, नहीं तो कल मतलब कि कुणाल जी को मैंने अर्जी भी दी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिक ऑफ द डे का पूरा कैंडिडेट था कल बिकवाली के लिए। तो एलेम्बिक फार्मा में बिकवाली की राय है 733 का स्टॉप लॉस लगाना है, 680 के टारगेट के लिए एलेम्बिक फार्मा है मेरा पिक ऑफ द डे। गलत जगह अर्जी दोगे वैसे ही होगा। आपको पिक ऑफ द डे देना था तो अर्जी कुणाल जी को क्यों दी? मेरी तरफ आनी चाहिए थी ना। बंसल जी वहां किधर चले गए आप? मुझे बोलते मैं बिगुल बजा देता। चार्ट कॉर्नर है, रजामंदी लेनी पड़ती है। अच्छा, ओके, रजामंदी के लिए तैयार दी हुई है। ओके, चलिए कुणाल जी आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों। आइए, लेकिन बंसल जी की बात तैयार है। सचिन जी हमारे, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है रिलायंस में। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि 2400 के आसपास का जो एक प्रीवियस हर्डल था उसके ऊपर ही क्लोजिंग इसने एस्टैब्लिश रखी है। एंड जिस तरीके से इसका आरएसआई प्लेस्ड है लगभग 55 के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है एक काफ़ी सस्टेनेबल रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है ये। कल के सत्र में भी जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है एक फॉलो थ्रू एक्शन जरूर बन सकती है ऑन द हायर साइड। सो 2480 इंट्राडे का टारगेट होगा एंड पोजिशनल टारगेट होगा 2510 का। खरीदारी करनी है रिलायंस में, डिक्लाइंस मिलते तो सेटअप और हेल्दी हो जाता है। फिलहाल तो 2410 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई आपके लिए आज। रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा मजबूत हो गया तो आपका काम तो हो ही जाएगा, फिर इंडेक्स को लेकर शायद ज़्यादा समस्या ना हो। 2480 और साथ ही 2510 तक के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर क्या पसंद है आपको आज के लिए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। आज जो पसंद है वो लीडर एनबीएफसी का वो है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड अनिल जी मैंने परसों बुधवार बाजार आज और कल में भी 2460 में दिया था, 2360 में दिया था, जो अभी 2400 के ऊपर है। अभी भी मुझे बहुत पसंद है। आज के लिए भी मैं मानता हूं कि 2480 आने की बहुत बड़ी योजना है। और साथ ही साथ अगर किसी ने 6-12 महीने के लिए रख लिया तो 3450 भी आ सकता है एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि लार्जेस्ट एनबीएफसी इंडिविजुअल लोन बुक सबसे बड़ी है, 80% के करीब 6 लाख करोड़ का यूएम, साथ ही साथ अगर 17% का लोन ग्रोथ, तो एचडीएफसी लिमिटेड पे खरीदारी की जाए। ओके, एचडीएफसी लिमिटेड खरीदें आप, ये है राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। 3450 के तो लंबे वाले टारगेट है, एक ही टारगेट सीधा 3400 का। 2400 प्रभु नहीं, अभी छोटे जो टारगेट है वो 2480 के। हाँ 2480 के, ठीक बात है। और बड़ा वाला टारगेट 3450, 3450 है ना बड़ा? 3450। हाँ, तो ये है आपके लिए टारगेट इस वक्त आते हुए। आइए हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल जी भी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। कुणाल जी पहले तो जवाब दें कि आपने कल एलेम्बिक फार्मा क्यों देने नहीं दिया बंसल जी को? बंसल जी बहुत दुखी है, नाराज है, रात भर सो नहीं पाए।
अनिल जी देखिए, ये जवाबी कार्रवाई थी अनिल जी। इससे पहले मेरे 2 प्रस्ताव जो है वो बंसल जी गिरा चुके थे। ओके, आप दोनों रशिया और यूक्रेन में अगर किसी अमेरिका की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। हम लोग अमेरिका बनने के लिए तैयार है एकदम। डीप यूएन बनने के लिए तैयार है, नेटो बनने के तैयार है, अमेरिका बनने का हम बड़ा मजा आएगा बहुत ज्यादा। ओके, बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है विप्रो का। अगर अनिल जी चार्ट देखें तो यहाँ एक डबल बॉटम पैटर्न निर्माणाधीन है और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि विप्रो में आपको एक अच्छी रैली बनते हुए दिखेगी। एक थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। यहाँ पर 550 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें आपको 630 रुपए के लेवल्स इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट रख लें 585 रुपए का, दूसरा टारगेट 600 रुपए का। 630 तक जाता हुआ दिखेगा विप्रो। खरीदारी की राय। ओके, विप्रो पे है खरीदारी करने की राय इस वक्त कुणाल जी की तरफ से आती हुई। सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी, अभी तो मार्केट खुला नहीं, उसके पहले आप हाथ खड़ा कर रहे हो क्या? कोई ऐसे एकदम कुछ ऐसी बढ़िया पिक आ गई अभी? नहीं अनिल जी, हाथ खड़ा नहीं, पीसीआर को थम्स अप दिखा रहा था कि एकदम स्क्रीन पे परफेक्ट है, ले सकते हो लाइव ऐसा। वो हमको दिख रहा है भाई साहब पीसीआर के चक्कर में। हमें बोला हमें अंगूठा दिखा रहे, क्या चक्कर है? चलिए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जो स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर वो है सीमेंस के अंदर कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिली थी और स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में 2500 रुपए से लेके 2525 रुपए तक के लेवल सीमेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक 2440 2450 के आसपास खरीदारी करें, 2400 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 2500 से 2525 तक के लेवल सीमेंस पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस में खरीदारी करने का है। बीच में किसी ने एक दिन है ना सिद्धार्थ जी, किसी ने सीमेंस पे शॉर्ट कॉल भी दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने दिया था। अगर किसी को याद हो तो मुझे। हाँ, सचिन जी। हाँ, तो सचिन जी को ले जाना है जर्मनी की, यही रहने देना है। नहीं अनिल जी, गलती से हो गया, चार्ट पे दिख गया होता तो उन्होंने दे दिया होगा, उनको साथ में ले चलेंगे। अच्छा, सचिन जी आप पीछे से अपनी साइकिल लेके आइएगा, हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो सचिन जी को ले तो चलेंगे लेकिन पीछे साइकिल सेकंड फ्लाइट। नहीं, ठीक बात है। चार्ट पर फिर से बाय कॉल आया है, तो सीमेंस में खरीदारी करने की राय है 2400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2500 और 2525 के टारगेट के लिए इस वक्त आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर दिखने वाला है। अंबुजा सीमेंट, वही कहानी है, बस नतीजे में बाकी सब ठीक है, मार्जिन बड़े खराब हैं, तो रेवेन्यू अच्छे हैं, बाकी हर एक पैरामीटर पर अंबुजा सीमेंट के नतीजे हैं कमजोर। तो चार्ट्स पर सचिन जी आप तैयार करें अपने चार्ट्स, देखिए क्या हो सकता है इस स्टॉक के लिए। तब तक एक बार फंडामेंटल राय ली जाए सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, अंबुजा सीमेंट। देखिए अनिल जी, मैं मानता हूं कि रिजल्ट्स तो मेरे एक्सपेक्टेशन के इनलाइन ही है, बट मैं मानता हूं कि इससे काफी बेहतर विकल्प मुझे अल्ट्राटेक दिखता है अंबुजा सीमेंट से, क्योंकि लार्ज दोनों कंपनियां हैं, बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। सबसे बड़ा कारण है कि मैं मानता हूं कि अल्ट्राटेक का सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान है आने वाले 3 से 5 सालों के लिए, तो अल्ट्राटेक पे मेरी ज्यादा खरीदारी की राय होगी कंपेयर टू अंबुजा। अल्ट्राटेक सीमेंट बेहतर है ऑप्शन के तौर पर। चार्ट्स पर कैसा है अंबुजा, सचिन जी? अनिल जी, लगभग सितंबर 2021 से ही एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा है काउंटर, एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए थे इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर करने के लिए, बट वहाँ पर जाकर कहीं फेलियर्स आ रहे हैं। तो ट्रेंड तो काफ़ी वीक ही है। इनफैक्ट जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती 374 375 के ऊपर, तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव के घेरे में ही रहना चाहिए काउंटर। एंड ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है लगभग अराउंड 345 के आसपास। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक सेल ऑन राइज की रणनीति ही कंटिन्यू रखनी चाहिए। ट्रेंड काफ़ी वीक है, मोमेंटम मुझे लग रहा है थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर 352 का लेवल आज के सत्र में ही टूट जाता है तो। टारगेट ऑन द लोअर साइड हो सकता है अराउंड 345। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट जिस पर आपको रखनी है नज़र। नतीजों के बाद आज ये रिएक्ट करेगा और नतीजे कमज़ोर रहे हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट बाजार को यहाँ पर आते हुए दिखा है। सिद्धार्थ जी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जिसकी कल घोषणा हुई है, काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट, बढ़ावा देने के लिए काफ़ी मेजर्स अनाउंस किए हैं। हमने देखा है आईओसी, गेल, एचपीसीएल, इन्होंने ऑलरेडी प्लान्स डिस्क्लोज किए हैं। आईईएक्स इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सचेंजेस के जरिए बेची जाएगी। आपकी कहाँ पर नज़र रहेगी सर इस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद? बिल्कुल दीपांशु, इसमें तो मैंने तो हवाई जहाज लेके रखा है जो तेजी से भाग रहा है,
और ये हवाई जहाज है एलएनटी, क्योंकि एलएनटी को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे आपने कहा गेल या रिलायंस, एनटीपीसी, इन सबको तो फायदा है ही, बट एलएनटी भी बहुत आगे फ्रंट फुट पे है। साथ ही साथ अगर आपको मेरी जो नजर है वो है नियोजन केमिकल, गुजरात फ्लोरो, जो मैंने कई बार रेकमेंड किया है आपके चैनल के माध्यम से। तो ये सारी कंपनियों पे हमारी नजर रहेगी। मैं मानता हूं कि ये सारी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक कंपनी है जिसके ऊपर मैं जरूर रिसर्च करना चाहूंगा, वो है लिंडे इंडिया, क्योंकि लिंडे इंडिया पे मैंने पूरा रिसर्च नहीं किया, बट इसको भी बहुत बड़ा फायदा मिलते दिख रहा है ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। पर अगर आपको कुछ समझ ना आए तो एक ही स्टॉक चुने, एलएनटी। बिल्कुल, तो एलएनटी तो आप चुन ही लीजिए क्योंकि इसको फायदा होगा, बट कई सारी और कंपनीज हैं, स्टोरेज के लिए काफ़ी सारे विकल्प इसमें एक्सप्लोर होंगे, तो वहाँ पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इस पर एक्शन रहेगा। एक बार ज़रा आईओसी की चार्ट पर भी नज़र ले लेते हैं क्योंकि कल काफ़ी एक्शन में रहा, स्पेशली फर्स्ट हाफ में हम कुछ मूव्स यहाँ पर आते हुए देख रहे थे। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन तीनों पर ही एक्शन दिखा। किरण जी की तरफ से तो पिक ऑफ द डे भी था आईओसी। जरा एक इस पर चार्ट पर भी राय दे दें सचिन जी, आईओसी क्या करना है इसमें? दिपांशु, मल्टीपल हर्डल्स है स्टॉक में 120 से लेकर 125 के जोन में, एंड मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली हावी हो रही है। एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में रहा था काउंटर, तो इमीडिएट बेसिस पे ऐसे कोई बड़े संकेत नहीं है, बट मुझे लग रहा है काफ़ी रेंज बाउंड रहना चाहिए काउंटर अगले कुछ दिनों के लिए। 125 से लेके 115 की रेंज में ही ऑस्किलेशन होने चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट अगर रिवर्सल थोड़ा सा मिल जाता है इंट्राडे चार्ट पे तो शॉर्ट करने की सलाह होगी 115 के टारगेट के लिए। ओके, तो 115 के टारगेट शॉर्ट करें, थोड़ा भरोसा इस समय कम बन रहा है। कल ऑफ कोर्स गिरावट के बाद यहाँ पर भी मूड माहौल बिगड़ते हुए आपको दिखा था। कोल इंडिया, बंसल जी इसके चार्ट पर जरा राय दें। चेयरमैन का बयान है, इस साल 67 करोड़ टन का शिपमेंट का टारगेट लगाया है। FY23 के लिए 17,000 करोड़ का केपेक्स रहेगा। कीमतें बढ़ाने पर भी इनका फोकस है। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर कोल इंडिया की? दीपांशु, चार्ट्स साइडवेज हैं। नीचे में 161, 162 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है 161 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। और ऊपर में 165, 165 एक इमीडिएट हर्डल है। 165 के लेवल्स ऊपर में टूटेंगे तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो मोमेंटम के नजरिए से 165, 165 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए हीरो मोटोकॉर्प पर। इनके लिए राहत की बात आती हुई दिख रही है। जो हीरो इलेक्ट्रिक एक सेपरेट कंपनी है, इन्होंने केस फाइल करा था हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ कि अब वो हीरो इलेक्ट्रिक का नाम यूज़ कर सकते हैं अपनी ईवीज के लिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को एंटरटेन करने से मना किया है। इनफैक्ट आर्बिट्रेशन में इसका फैसला लिया जाएगा तो हीरो इलेक्ट्रिक का नाम हीरो मोटोकॉर्प यूज़ कर सकती है। चार्ट्स एक बार इस पर भी राय ले ली जाए। कुणाल जी कैसे देखते हैं हीरो मोटो के चार्ट्स को सर? देखिए दीपांशु, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, बड़ा ही जबरदस्त चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का। एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है और कंसोलिडेशन के बस ब्रेकआउट का इंतजार है। कल भी ब्रेकआउट की स्थिति बनी थी, लेकिन वापस से बाजार के माहौल के चलते स्टॉक पे हमने एक पुल डाउन देखने को मिला। जैसे ही देखिए ये 2800 के लेवल्स को पार करके टिक जाएगा तो हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय होगी और फिर बहुत मुमकिन है कि आपको 3050 के लेवल्स देखने को मिले। तो 2800 रुपीज के ऊपर जैसे ये ट्रेड करने लगता है खरीदारी की राय रहेगी। ओके, तो 2800 के ऊपर खरीदारी की राय इस पर आपको आती हुई दिखेगी। हीरो मोटोकॉर्प, इस पर भी आपको रखना चाहिए फोकस। काउंटर में एक्शन में आ रहा है। इस बीच SGX निफ्टी पर रखिए नजर, पॉजिटिव टेरिटरी में लौट चुका है। तो जो सुबह लगभग 100 पॉइंट्स की एक बार आपको गिरावट देखी थी, वहां से पूरी रिकवरी कर अब 17,270 के ऊपर आपको SGX निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो अच्छी रिकवरी यहाँ पर है। 225 अंकों की बढ़त आप डाउ फ्यूचर्स में देख रहे हैं। निचले स्तरों से चीन के बाजार रिकवर होकर सपाट हो गए हैं। हांगकांग के बाजारों में भी निचले स्तरों से रिकवरी है, पर 0.5% नीचे अभी भी बने हुए हैं। तो ग्लोबल संकेत थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं आज सुबह के लिए एटलीस्ट। खबरों पर भी हमारी नजर बनी हुई है रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट को लेकर। आइए कुछ और स्टॉक्स। हिंदुजा ग्लोबल, सुमित जी इस पर अपनी राय दें। जो हिंदुजा ग्लोबल और नेक्स्ट डिजिटल के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, उसके लिए अलॉटमेंट रेशियो आ गया है नेक्स्ट डिजिटल के 63 शेयर्स के सामने। HG ग्लोबल के बोनस के बाद 20 शेयर्स दिए जाएंगे। चार्ट्स क्या कह रही हैं? कल तो अच्छे एक्शन में था हिंदुजा ग्लोबल, सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, लास्ट 3 दिन से, इनफैक्ट लास्ट 2 से 3 दिन में अपने स्टॉक में लोअर लेवल से 200 से 250 रुपए का मूव देख लिया और ये स्टॉक अभी भी लग रहा है यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर में 2900 से लेके 3000 तक का लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें और कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 2650
और ऊपर में जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 2900 से 3000 तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में हिंदुजा ग्लोबल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हिंदुजा ग्लोबल पर रखिए नजर, आज एक्शन में रहेगा ये काउंटर भी। लुपिन, इस पर भी एक बार राय ले ली जाए। बंसल जी आपसे, इनका एक नए सप्लीमेंट ड्रग की एप्लीकेशन है सोलोसेक, जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी मंजूरी दे दी है यूएस एफडीए ने। चार्ट्स कुछ दिख रहा है लुपिन पर बंसल जी? देखिए दीपांशु, लुपिन के चार्ट्स नेगेटिव हैं, ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन हुआ है, तो किसी भी तरीके की खरीदारी की राय नहीं है। अगर किसी न्यूज के चलते कोई पुल बैक होता है और 830 840 के लेवल मिलते हैं तो वो परफेक्ट लेवल है, उछाल पे बिकवाली करने की राय है। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, फार्मा में सन फार्मा का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो लुपिन में उछाल पे निकलने की राय है। अगर कोई न्यूज के चलते कोई रैली बनती है तो रैली को यूज करें निकलने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन, जिस पर आपको रखनी है नजर। एग्जिट ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी रहेगी, कुछ ज्यादा खास चार्ट पर दिख नहीं रहा है। एस्कॉर्ट्स, सिद्धार्थ जी ट्रैक करते हैं इसको, कुबोटा को पर शेयर जारी करने के लिए आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो फाइनल क्लियरेंसेस भी इस पर जल्दी आ जानी चाहिए। एस्कॉर्ट्स पर कोई नजरिया सर? देखिए दीपांशु, एक टाइम पे तो हमारे पास ये इसकी बाई रेटिंग थी, पर अब हमने सेल रेटिंग कर दी है। हमें लगता है कि एमएनएम ज्यादा मजबूत प्लेयर हो सकता है ये स्पेस में। हालांकि जो शेयर इशू हो रहा है, एमएनसी प्लेयर आ रहा है, ओपन ऑफर है, तो ये सब देखते हुए ठीक है एमएनसी प्लेयर है, बट मैं अभी भी मानता हूं कि एमएनएम पे भरोसा बरकरार है। एमएनएम ज्यादा पसंद है। एक बार चार्ट्स पर सचिन जी राय दे दें, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें एटलीस्ट एस्कॉर्ट्स के लिए। दीपांशु, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन बैंड में लॉक्ड इन रहा है। काउंटर लोअर साइड पे 1810 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, एंड ऑन द हायर साइड 1880 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में थोड़ा सा और कंटिन्यू होना चाहिए। प्राइमरीली एक्शन अगले हफ्ते में ही नज़र आ सकती है ऑन अ डायरेक्शनल फ्रंट, जब एक्सपायरी रोलओवर्स का डेटा शेप अप होना चालू हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसे अवॉइड कीजिए। मुझे लग रहा है 1880 जैसे ही ब्रेक होता है उसके बाद एक अच्छी डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऑन द हायर साइड, बट एज ऑफ नाउ एक नो ट्रेड जोन में लॉक्ड इन है, तो अवॉइड करने की सलाह है। ओके, नो ट्रेड जोन में है एस्कॉर्ट्स, अवॉइड करिए। वायदा कारोबार के बैन में भी है, पर वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकल कर आया है एक शेयर आज, और वो है सेल। सुमित जी, बैन से बाहर सेल, कोई ट्रेड है इसमें आज? साइडवेज मूव दिखा रहा है दीपांशु। सेल के अंदर पिछले कुछ दिनों से गिरावट और उसके बाद साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट इसका निकल के जो आ रहा है नीचे में चार्ट्स पे, वो 93 से 95 के बीच में है, और ऊपर में एक बार ये 105 रुपए का लेवल तोड़े तो उसके बाद इसमें कन्विंसिंग मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल मान के चले कि 95 से 105 के रेंज में चलेगा और इधर साइड ब्रेकआउट बड़ा मूव आएगा। 105 के ऊपर एक बार ये क्लोजिंग दे देगा तो फिर एक अच्छे मूव की शुरुआत ऊपर की तरफ फिर देखने को मिलेगी। 105 के तरफ आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है, बट फिलहाल एक नो ट्रेड जोन में है। 100 के नीचे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और दबाव भी कल आपको आते हुए दिखा था सेकेंड हाफ में सेल पर। नजर रहेगी सेल कैसे आज परफॉर्म करते हुए आपको दिखता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सुमित जी आप इस पर भी एक बार राय दे दें। इनके लिए अच्छी खबर है, 2011 का मामला है, इन्होंने एक R&D खर्च किया था जिसको इनकम टैक्स विभाग ने केपेक्स मांगा था, और इसके लिए इन्हें टैक्स भी भरना पड़ा, पर अब उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया है और टैक्स लाइबिलिटी भी इनकी 480 करोड़ से घटी है। तो एक बड़ा रिफंड भी इन्हें मिला है 700 करोड़ का, और टैक्स लाइबिलिटी भी घटी है। तो आने वाली तिमाही में इसका एडजस्टमेंट शायद हम होते हुए भी देखें। चार्ट्स क्या कहनी है सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स? चार्ट्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं दीपांशु, हल्के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव ही बनता है। स्टॉक नीचे में सपोर्ट के पास है 1300 1320 इसका सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं, पोजीशंस होल्ड करके चलें। और ऊपर के अंदर मेरे को लग रहा है कि 1400 रुपए से लेके 1425 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली ये स्टॉक 1500 रुपए तक का मूव दिखाएगा। होल्ड करें, आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, तो 1500 के लिए होल्ड करें। ये है आपके लिए HAL पर सुमित जी की